नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख तक वो उम्मीद ही तो थी जिसके ऊपर सवार होकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ अब लेने वाले हैं। वो उम्मीद ही थी जिसकी वजह से इस पूरे देश ने चुना है नरेंद्र मोदी को, अब की बार मोदी सरकार के नारे को सार्थक किया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार है लेकिन उम्मीदें हजार हैं। हजार भी कहना बहुत छोटा होगा, क्योंकि न जाने कितनी उम्मीदें इस पूरे देश के लोगों ने पाल रखी हैं नरेंद्र मोदी से, उनकी सरकार से। नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में आए हैं तो उसके पीछे है वो गुजरात मॉडल। उस गुजरात मॉडल का सपना जिसे संजोकर नरेंद्र मोदी ने कहा, देखिए गुजरात के लिए ये किया है, पूरे देश के लिए भी मैं यही करूंगा। लोग इंतजार में हैं, उम्मीदें बहुत इसलिए हैं क्योंकि समस्याएं बहुत हैं लोगों के सामने। लेकिन क्या ये ऐसी चीजें हैं? एक दफा आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था कि अगर इस देश के लोग सोच रहे हैं या फिर कोई खास शख्स सोच रहा है कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर वो आएगा, एक जादू की छड़ी घुमाएगा और पूरे देश की सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन देश ने चुना है, देश ने सफेद घोड़े पर सवार उस शख्स को चुना है, लेकिन क्या उसके पास वो जादू की छड़ी है? उन उम्मीदों को कैसे पूरा किया जा सकता है, उम्मीदों की वो फहरिस्त कैसी दिखती है, वो जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इस खास शो में हम सबसे आपका परिचय करवा देते हैं। कुछ पत्रकार हैं, कुछ अर्थशास्त्री हैं, कुछ रक्षा विशेषज्ञ हैं, और उनसे ही हम जानेंगे कि जो आगे का रास्ता है वो किस तरह का होने वाला है नरेंद्र मोदी के लिए। उससे बढ़कर वो रास्ता कैसा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपने भी उम्मीदें संजोई होंगी कि नरेंद्र मोदी आपके लिए क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको दिखाएं। आलोक पौराणिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। हम सबसे पहले परिचय करवाते हुए चलते हैं। हमारे साथ राजेश कपाड़िया जी हैं, हमारे साथ आनंद प्रधान जी हैं, इसके अलावा राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं। अभी राकेश सिन्हा का इंतजार अभी हमें है, वो पहुंचे नहीं है यहाँ पर। हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं, सुधांशु मित्तल जी हैं, और साथ ही हम आपका परिचय करा देते हैं कपिल काक से और पार्थ सारथी जी से, और साथ में बिजोन मिश्रा जी हमारे साथ आ चुके हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। अब आपके जहन में क्या होगा कि अर्थशास्त्री क्या सोच रहे हैं? क्या बेरोजगारी जाएगी, क्या महंगाई गायब होगी? लेकिन उससे शुरुआत करते हैं जो नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किया है। पार्थ सारथी जी, लोग इंतजार करते रह गए कि नरेंद्र मोदी अब आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कूटनीति तो सत्ता संभालने से पहले उन्होंने शुरू कर दी। ये है कि आजकल की दुनिया में किसी देश की प्रगति के लिए जो बाहरी रिश्ते हैं, और ख़ासतर ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में वो और महत्वपूर्ण बन जाते हैं। उनका जो असर है वो ज़्यादा पड़ता है। ख़ास तौर पर अगर आप अच्छे विदेश नीति चलाना चाहें और एक किस्म से जिसे रीजनल इंटीग्रेशन कहते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी कि आर्थिक रूप से हमारे जो इकोनॉमी है दूसरों के इकोनॉमी के साथ सम्मिलित करना, तो अच्छा रहेगा कि जो भी अपना निकट पड़ोस है, और निकट पड़ोस को मैं सिर्फ दक्षिण एशिया नहीं समझता हूँ, मैं पूर्वी एशिया को, दक्षिण पूर्वी एशिया को और खाड़ी के देशों को भी निकट पड़ोस समझता हूँ। उनके साथ आर्थिक संगठन बनाना महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हाँ इस तरह के जो कदम उठाए गए हैं नरसिम्हा राव जी के ज़माने से, लेकिन मैं समझता हूं इसको और मोमेंटम मिलेगा। रहा सवाल कि दक्षिण एशियाई देश के लोगों के यहाँ बुलाना, देखिए प्रधानमंत्री इलेक्ट जो हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके खिलाफ मैं दुख से कहना चाहता हूँ कि भारतीय नागरिकों ने जो प्रोपेगेंडा चलाया है विदेश देशों में, एक छवि बना दी उनकी कि गैर जिम्मेवाराना ताल्लुक होगा पड़ोसियों के साथ। तो पड़ोसियों को यहाँ बुलाना, साथ जो सार्क के यहाँ नजरअंदाज भी कर दिया जाता है, उनको बुलाया गया है, उनको निमंत्रण पत्र गया है, तो स्पष्ट एक संदेश जाता है दुनिया को कि ये एक अवसर है जहां ना सिर्फ भारत के लोग जश्न मना रहे हैं अपने जो सफलतापूर्व ये इलेक्शंस रहे हैं, चुनाव रहे हैं, लेकिन उनका ही ये जश्न मनाना नहीं है, वो उसमें सम्मिलित करने चाहते हैं निकट पड़ोसियों को, जो तो दुनिया को संदेश जाता है। मैं समझता हूँ इसे आप सिर्फ दक्षिण एशिया के जरिए नहीं देखते, दुनिया को संदेश जा रहा है, दुनिया को संदेश जाता है कि हम सब के साथ अमन शांति
और सहयोग चाहते हैं। बड़े देशों से भी रिश्तों की हम बात करेंगे, लेकिन कपिल कांत जी, बहुत सारे लोगों को इसमें हड़बड़ी भी नजर आई और कहा गया कि इस हड़बड़ाहट की वजह से कहीं आगे दिक्कत ही ना हो जाए। सब तो पहले ये भी उनके आलोचक ये भी कह रहे थे कि नवाज शरीफ को ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि क्या पता आ ना पाए, उसके बाद लेने के देने पड़ जाए, जो पटरी पर आप ला रहे थे वो डिरेल ही हो जाएगी। क्या हड़बड़ाहट दिखती है या एक अच्छी मंशा दिखती है? ये बिल्कुल अच्छी मंशाली है। मैं समझता हूँ जब छोटा था, एक बॉलीवुड का गाना था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। निगाहें तो नवाज शरीफ की तरफ जा रही हैं, मगर निशाना, मैं पार्थसारथी साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, निशाना एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, महारणनीति है। उस पे निकट पड़ोस, उस पे आंतरिक सुरक्षा, विकास, आर्थिक विकास, वाणिज्य, निकट पड़ोस में, उसके बाहर भी, ये सब जुड़े हुए हैं और वो संकेत दिए जा रहे हैं। वो संकेत हमारे खुद के देशवासियों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें, मुझे डर ये है कि उम्मीदें इतनी बढ़ी हुई हैं कि अब 56 इंच की छाती वो उम्मीदें नहीं बढ़ सकता है। 156 आर्थिक चुनौतियां हैं, सारे एजेंसी 56 से 156 इंच पहुंच गया सुधांशु जी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक आप ये सब कुछ सोच विचार के साथ देश के सामने, पड़ोस में और विश्व में भी उम्मीद बढ़ी हुई है। आप स्टॉक मार्केट देखिए कहाँ जा रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जा रही हैं पिछले, ये उम्मीद लेके कि मोदी साहब आने वाले हैं। वो आर्थिक जो क्षमता है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है जो आपका स्टॉक मार्केट। कम मौके मिले हैं चुनाव प्रचार के दौरान, 36 इंच की छाती से ज्यादा महत्वपूर्ण है 156 इंच का इरादा। इस समय इरादों पे चलिए, और पहला ही कदम इरादों के हौसले दिखाता है। बहुत इसके पीछे विवाद हो सकता था, अरे पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है, इसके साथ ये हो रहा है, बहुत विवाद हो सकता था। एक हौसला और एक हिम्मत रख के एक नई शुरुआत करना, ये इरादे दिखाता है। मैं सिर्फ एक शब्द इसमें कहना चाहता हूं, जो कि पार्थसारथी जी भी कह रहे थे, जिसका महत्व हमें समझना चाहिए। विदेश नीति अब सिर्फ कूटनीति नहीं बची हुई है। वाणिज्य जो है इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण अंग है किसी भी विदेश नीति का। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ हमने नो टच इट नॉट रख रखा। आप जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दूतावास हैं, उनका किसी भी देश के अंदर मुख्य काम क्या होता है? अपने देश के व्यवसायियों का वहां पे कैसे प्रोत्साहित करा जा सकता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा व्यापार हो सकता है। तो जो माइंडसेट है, उसको नया परिवर्तन माइंडसेट जो है वो अब आपको देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन उस चीज की बात करते हैं जो सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने दिख रही है। इस बात का जिक्र उन्होंने बार बार अपने प्रचार के दौरान किया था। मंच से पूछा करते थे महंगाई कम हुई, लोग कहते थे नहीं हुई। सुनिए क्या कहते थे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, जब पिछली बार चुनाव में कांग्रेस के नेता आए थे, उन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई हटाएंगे, कहा था। कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई हटाने का वादा किया था। जरा जोर से जवाब दो। कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई हटाने का वादा किया था। महंगाई हटी, महंगाई घटी, महंगाई बढ़ी। भाइयों बहनों, जिस कांग्रेस ने आपके साथ वादा खिलाफी की और 10 साल हो गए दिल्ली के तख्त पर बैठे हैं, क्या उनको अब घर भेजने की नौबत आई है कि नहीं आई है? आलोक पुराणिक जी, महंगाई घटेगी? मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें महंगाई कम करने के बड़े ठोस सुझाव उन्होंने उसमें दिए थे। मुझे लगता है कि उन सुझावों पे अगर ईमानदारी से 50% अमल भी हो जाए। एक सुझाव उसमें था कि ब्लैक मार्केटिंग पे सजा बढ़ा दी जाए। एक सुझाव उनका था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का रियल टाइम डेटा, क्या बन रहा है, क्या बिक रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा था कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड,
अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो उसको कम से कम गरीब आदमी के अफोर्डेबिलिटी में कहाँ तक लाया जाए। और चौथी बात, हम 10 सालों से सुनते आ रहे हैं कि महंगाई का उपाय एक राशन की दुकान हुआ करती है, गरीब आदमी को सस्ता अनाज मिलता है, लेकिन 10 साल से हम ये भी सुन रहे हैं कि राशन की दुकान पे गया 50 से 55%, 54% माल चोर बाज़ार में बिकता है। तो अगर ये 4 चीज़ें, राशन की दुकान सही तरह से काम करना शुरू कर दे, उनकी एक राय छत्तीसगढ़ में बहुत सही तरह से काम कर रही है, अगर वो पूरे देश में हो जाए तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें दूर करना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो 6 करोड़ के गुजरात में चीज़ें एग्जीक्यूट करवाना उतना मुश्किल नहीं है। अभी 125 करोड़ तरह की सरकारें, तरह तरह की आइडियोलॉजीज़, वहाँ एग्जीक्यूट कैसे होंगी? तो मोदी के पास मुझे लगता है महंगाई दूर करने के नट बोल्ट तो हैं, लेकिन वो नट बोल्ट पूरे भारत के सिनेरियो में फिट कैसे होंगे, ये देखने की बात। राजेश कपाड़िया जी, आपसे सवाल मैं पूछूं उससे पहले बता दूं कि देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन राजेश कपाड़िया जी, दरअसल रपरिया नॉट कपाड़िया, आई एम सो सॉरी, ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस के दौरान ये कहा जाता था कि जब भी महंगाई बढ़ती थी तो कहा जाता था कि आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं, अर्थव्यवस्था की कुछ मजबूरियां होती हैं। आप देखिए विदेश में फलां चीज़ फलां हो गई है, तेल का दाम पर बैरल इतने डॉलर हो चुका है। तो उन चीज़ों को देखते हुए आप देखिए यहाँ पर तो हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। क्या जिन मुद्दों का, जिन तरीकों का, जिन कदमों का जिक्र उन्होंने किया है, वो चीज़ें लागू करते हुए मंशा साफ नहीं हुई तो ये दलीलें फिर से सुनाई दें और लोग महंगाई में उसी तरीके से जकड़े रहें? देखिए, जहाँ तक गुजरात मॉडल के थ्रू महंगाई कम करने का सवाल है तो आप जो निश्चित मान के चलिए महंगाई कम नहीं होगी। गुजरात में ऊर्जा के दाम सबसे ज़्यादा हैं। यदि तात्कालिक राहत जो चुनावी वायदा है, यदि महंगाई से राहत दिलानी है तो उसमें ऊर्जा पॉलिसी सबसे बड़ी है। सबसे बड़ा सवाल है आप डीजल को लेकर क्या करने वाले हैं, गैस प्राइसेस को लेकर क्या करने वाले हैं, पेट्रोल प्राइसेस को लेने, खाद्यान्न का जो कीमतें हैं वो किसी के हाथ में नहीं है। चाहे जितनी बड़ी जादू की छड़ी जिसके हाथ में आ जाए वो नहीं कर सकता। पहला इंडिकेशन यदि मोदी सरकार चाहती है, जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरना चाहते हैं तो उन्हें अपनी ऊर्जा नीति डिक्लेयर करने पड़ेगी, बताने पड़ेगी। और गैस की प्राइसेस का क्या होगा, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर का क्या होगा, डीजल का क्या, सारी महंगाई पिछले 10 साल में जो जनित हुई है वो पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से हुई है, सोने की प्राइसेस की वजह से हुई है, देश में काले धन की वजह। काले धन का जिक्र आलोक जी ने किया, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुजरात इस देश का ब्लैक मनी प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा प्रदेश है जहाँ 15 साल से मोदी जी राज करते हैं। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। महंगाई एक ऐसा मसला है जिसे नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से कई दफा कहा कि कांग्रेस सरकार अगर विफल रही है तो इस मोर्चे पर हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें अलग अलग रुख निकल कर आते हैं। एक ये कि नरेंद्र मोदी के पास फॉर्मूले हैं, दूसरा रुख ये निकला कि फॉर्मूले हैं लेकिन उन्हें क्या वाकई आजमाया जा सकता है, क्योंकि गुजरात में ऐसा नहीं हुआ है। मैं सिर्फ एक अर्थशास्त्री की भाषा ना इस्तेमाल करके एक जो आम आदमी उसकी भाषा इस्तेमाल करता हूं। देखिए, 70 रुपए था, आज 58 रुपए। यह भी एक सत्य है कि हिंदुस्तान जो है उसमें आयात ज्यादा था, निर्यात कम था। तो हमारा आयात बिल जो है वो 70 रुपए डॉलर पे जब आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा था, अब 58 पे है तो वैसे ही कम हो गया। और जिस दिन 45 पे होने वाला है तो आपकी 25% तो महंगाई वैसे कम होने वाली है। शास्त्री से भी ज्यादा आंकड़ों नहीं, मैं आंकड़ा नहीं, मैं एक बड़ा एक कॉमन सेंस, मैं आपको एक कॉमन सेंस वाली बात बतला रहा हूँ। सारा विषय जो पहले कहा ना, एक विश्वास का होता है। देखिए, चुनौती होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने कि लोगों को उस अर्थव्यवस्था पे विश्वास है कि नहीं। सरकार की नियत और नीति भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों चीजों के बारे में जब लोगों को विश्वास होता है तो तब जो है व्यवसाय भी बढ़ता है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी आती, सब कुछ होता है। पिछले कुछ सालों से क्या हुआ कि सरकार की नियत और नीति दोनों पे इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था कि जो यहाँ पे आके निवेश करना चाह रहा था वो नहीं आ रहा था, जो व्यवसायी था वो कहता पैसा संभाल के रख लो, अभी खर्च नहीं करना है क्योंकि पता नहीं क्या हो जाएगा। एक तो इसलिए ये महंगाई तो नीचे आने वाली है। क्रूड ऑयल के रेट 25 पैसे तो हमारे लिए डॉलर जो है, आई थिंक सुधांशु जी यहाँ सही है, डॉलर के दाम ऑलरेडी 68 रुपए 70 पैसे में एग्जैक्ट फैक्ट्स दूं, उससे कम हो गए और आने वाले समय में और कम होने की उम्मीद है। बिकॉज क्या है कि अब इन्वेस्टमेंट साइकिल स्टार्ट होगा, उससे एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ेंगे, एफडीआई आएगा, तो सिंपल सी बात है, जितने डॉलर्स का इनफ्लो बढ़ेगा, डॉलर हमारे लिए सस्ता होगा
क्रूड ऑयल हमारे लिए सस्ता हो जाएगा। और साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मिस आउट हो रही है, इन्वेस्टमेंट साइकिल स्टार्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब ने कई जगह स्ट्रेस दिया है। अब इन्वेस्टमेंट साइकिल देखें, पिछले 3 साल से इंडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर बड़े प्लांट्स नहीं लगा रहा है। आप विदेशियों को छोड़िए, बहुत बहस हुई कि एफडीआई को आने देंगे नहीं आने देंगे। इंडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर इंडस्ट्री नहीं लगा रहा, कारखाने नहीं लगा रहा। अगर वो कारखाने लग जाते हैं, फैक्ट्रीज लग जाती हैं, कितने लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा, जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, कितने टैक्सेस का जनरेशन हो जाएगा, डेफिसिट अपने आप कम हो जाएगा। और साथ ही साथ प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगा, सप्लाई जब चीज़ों की बढ़ेगी, डिमांड उतनी है, तो वो खुद इन्फ्लेशन को कम करेगी। तो आई थिंक ये चीज़ें हो सकती हैं। मैं मानता हूं कि जादू की छड़ी नहीं है। और दूसरी चीज़ एक ये भी है, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते मैं ये भी कहूंगा कि मोदी साहब को एक 10 सेकंड लूंगा, हमें कुछ वक्त देना होगा। हमें ये नहीं चाहिए कि उनसे घंटों में या दिनों में इंतजार करें कुछ कर देंगे, बट टूल्स उनके पास ज़रूर हैं जो चीज़ें कर सकते हैं। और उम्मीद है अब जो चीज़ें हमें मीडिया से सामने आई हैं साहब, जैसे सुपर मिनिस्ट्रीज के बारे में बात हो रही है, आई थिंक अगर सुपर मिनिस्ट्रीज पे हम आते हैं, हाँ, तो सिनर्जीज काफी डेवलप होंगी। हम अगले मुद्दे की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन आनंद प्रधान जी भी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, असल में जो मुख्य मुद्दा है वो राजनीतिक अर्थशास्त्र का है। यूपीए सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो तय नहीं कर पा रही थी कि उसको किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देना है या प्राथमिकता देना है, जिसको हम पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं। वो पॉलिसी पैरालिसिस इसलिए थी कि एक तरफ कॉरपोरेट सेक्टर की डिमांड थी और दूसरी तरफ आम लोगों की थी। नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने भी यही सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ कॉरपोरेट सेक्टर, जितने भी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, सबकी डिमांड यह है कि सब्सिडी को कम करिए, फिस्कल डेफिसिट को कम करिए। और दूसरी तरफ आम लोगों की उम्मीद है कि उनके लिए महंगाई कम की जाए। अगर आप सब्सिडी कम करना चाहते हैं, अगर आपको पेट्रोलियम सब्सिडी खत्म करनी है, आपको फूड सब्सिडी खत्म करनी है, आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी खत्म करनी है, उसका बोझ किस पर जाएगा? उसका बोझ आम आदमी पर जाएगा। और अगर आम आदमी को उसका बोझ उठाना है, जैसे अभी सबसे पहले फैसला इनको करना है कि रेलवे बजट आएगा, उसमें रेल किराए बढ़ाए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो एक तरफ से कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से लगातार जो मांग की जा रही है कि इन सब सब्सिडीज को खत्म किया जाए। यूपीए सरकार एक तरफ कोशिश, उनके सरकार के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक तरफ सोनिया गांधी के नेतृत्व में नेशनल एडवाइजरी कमिटी बार बार इस तरह के फैसले कर रही थी कि जो प्रो पीपुल हो सकते हैं, और दूसरी तरफ मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कॉर्पोरेट सेक्टर का डिमांड था। और इस चक्कर में सरकार तय नहीं कर पाती थी कि हम किधर जाएं। और यही मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने भी यह चुनौती है कि उनकी प्राथमिकता क्या है, महंगाई कम करना या कॉर्पोरेट सेक्टर को खुश करने के लिए सब्सिडी कम करना या गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करना। अच्छी बात इन दोनों में सियासी पसुपेश कम से कम ऐसा नहीं है, हाथ दो तरफ नहीं खींच रहे हैं। बिजुन जी आपसे और आलोक जी, माफी चाहूंगी कि चर्चा अभी आपसे नहीं कर पाई हूं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे क्योंकि मसले बहुत सारे हैं।